ओके। लास्ट क्लास में ना अपन ने कोल देख लिया था, कोल का ओरिजिन बता दिया था मैंने। और कार्बोनेट जो रॉक्स थी तुम्हारी, वो खत्म हो गई थी। अपन ने ना क्लास सेडिमेंटोलॉजी पूरा पढ़ लिया है, क्लास्टिक रॉक पढ़ लिया है, नॉन क्लास्टिक रॉक पढ़ लिया है। और उनके टाइप्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी रॉक्स है। अब अपने पास अपन ने कोल भी पढ़ लिया है, और एक और रॉक है तुम्हारे पास जिसका मतलब स्पेसिफिक सिलेबस में मेंशन कर रखा है। देखो, ऑयल सेल। ऑयल सेल होती क्या है? देखो, तुम्हारा ना सेल, जो सेल होती है वो स्लिट साइज प्लास्टिक जो ग्रेन होते हैं ना, उनसे मिलकर बनी होती है। अब एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक सेल। ऑर्गेनिक सेल वो होता है जिसमें ना ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन होता है। दो सेल हो गई, एक जिसमें ना ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन नहीं करते हैं और एक जिसमें ना ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करते हैं। वो ऑर्गेनिक सेल हो जाती है। तुम्हारी जो सेल जो रोग है, वो एज सोर्स रोग भी वर्क कर सकती हैं, और सील एज ए, आपने जो ट्रैप्स पढ़ेंगे, ट्रैप बेसिक ट्रैप्स के जो तुमने मैकेनिज्म देखे हैं, उनमें तुमने देखा होगा कि मेनली जो सील होती है वो सेल होती है। जो ऑर्गेनिक, अपन ना जो ओरिजिन ऑफ द ऑयल, अपन जब जियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब ओरिजिन ऑफ द ऑयल पढ़ेंगे। अलग सर। हेलो सर पास में वॉइस आ रही है अलग कुछ। भाई, सही है। किस किस टाइप की वॉइस आ रही है? सर आवाज आ रही है पास में, पता नहीं, नहीं साफ यार, नहीं है। एक मिनट में देखता हूँ यार। हेलो, अब ठीक आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक जो सेल होता है ना, अपन देखो पहले ना बेसिक ओरिजिन पढ़ते हैं कि ऑयल और गैस का ना जो बेसिक ओरिजिन होता क्या है, कि कैसे कैसे तुम्हारी जो रॉक होती है वो डिपॉजिट होती है, और डिपॉजिट कौन कौन से उनके प्रोसेस होते हैं। देखो, ये जो तुम्हारी लेयर्स देख रहे हो ना, ये डिफरेंट डिफरेंट रॉक की लेयर्स हैं। ऐसे तुम्हारे जो सब सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे होता है कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद दूसरी लेयर। ओके, सपोज दैट ये तुमने जैसे डार्क ब्राउन में देख रहे हो ना, ये तुम्हारे ना श्योर स्रोप हो सकता है। ठीक है, सेल हो सकती है, उसके ऊपर सैंडस्टोन हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, और कोल कोल का कोई बेड आ सकता है, कुछ भी बेड आ सकता है तुम्हारा। तो सबसे पहले जब अपना क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, जिनको अपन बायोमास भी बोलते हैं, जो तुम्हारे ग्रेन्स हो गए, जैसे सेल्ट साइज जो ग्रेन्स हो गए, उनके अंदर जो डिपॉजिट हो गए ऑर्गेनिक मटेरियल बायोमास। उसके बाद जैसे ही जो फर्स्ट प्रोसेस होगा उसको अपन ना डायाजेनेसिस बोलते हैं। डायाजेनेसिस में क्या होता है कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस होता है, और डायाजेनेसिस में तुम्हारे जो माइक्रोवेल जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन सब की एक्टिविटीज वहाँ पे होती है। तो जैसे ही ये बायोमास का डिकम्पोजिशन होगा बैक्टीरियल एक्टिविटी से, कुछ फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों ऑर्गेनिक मटेरियल में भी, और तुम्हारी जो रोग है उस दोनों में ही फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि तुम्हारा ना कैरोजन बन जाता है। बायोमास से तुम्हारा क्या बनता है? कैरोजन। पहले तुम्हारा बायोमास था, बायोमास से ना जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा सेडिमेंटेशन हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद तुम्हारा बन जाता है कैरोजन। ठीक है, कैरोजन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको ना कैटाजेनेसिस बोलते हैं। जैसे ही तुम्हारा कैरोजन बनता है, कैरोजन है ना एक वैक्सी सा सब्सटेंस होता है,
और उसका जो बेसिक कंपोजिशन होता है, बेसिक कंपोजिशन उसका हाइड्रोकार्बन ही होता है, क्योंकि बायोमास तुम्हारा हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। बायोमास का जैसे डिकम्पोजिशन होता है, ये कैरोजन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब कैरोजन में जब इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो कैरोजन कैरोजन से ही ऑयल और गैस बनते हैं। तो इसको ना प्रिक्वेसर्स ऑफ द ऑयल और गैस कैरोजन को बोलते हैं। बेसिक कंपोजिशन तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। तो उस प्रोसेस को तुम ना कैटाजेनेसिस बोलते हो। और कैटाजेनेसिस कब होता है, जब तुम्हारा बरियल होगा, बरियल के बाद तुम्हारी इसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, डेप्थ इंक्रीज की वजह से तुम्हारे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मतलब कि एज ए कैरोजन की जब कुकिंग होगी ना, तो कैरोजन की कुकिंग से तुम्हारा ऑयल और गैस का फॉर्म होगा। और वो टेम्परेचर क्या होगा जिसपे तुम्हारा ना ऑयल ऑयल की पहली ड्रॉपलेट्स बनेगी, वो टेम्परेचर स्टार्ट होता है 60 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस। एज ए 120 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर जाता है तुम्हारा, तो तुम्हारी आती है गैस विंडो। तो मतलब गैस का पहली गैस का फॉर्मेशन होगा तुम्हारा। और वो प्रोसेस तुम्हारा आता है मेटाजेनेसिस में। अब मेटाजेनेसिस के बाद अगर टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है 325 या 400 डिग्री सेल्सियस, देन द मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तुम्हारी कंप्लीटली जो रॉक होती है ना, उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक तुम्हारी बन जाती है। तो ये तो बेसिक ओरिजिन हो गया तुम्हारा ऑयल एंड गैस का। इसको जियोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो कैरोजन, देखो कैरोजन ध्यान रखना, कैरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोजन के टाइप भी पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड द टाइप थर्ड। तो कैरोजन का टाइप, जैसे टाइप वन होगा उससे सबसे ज्यादा ऑयल उसी से बनेगा। टाइप जो थर्ड कैरोजन होगा ना, उससे सबसे ज्यादा गैस का फॉर्मेशन होता है। तो पहले बायोमास बनता है, बायोमास के बैक्टीरियल एक्टिविटी डिकम्पोजिशन से डायजेनेसिस प्रोसेस होता है, इसमें फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारी स्टेज आती है उसको कैटाजेनेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में तुम्हारा बनता है कैरोजन। इसके बाद तुम्हारा ना ऑयल और गैस का विंडो आता है और उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो ये तो तुम्हारी ऑर्गेनिक सेल के बारे में बात होगी, कैसे उसमें डायजेनेसिस मेटाजेनेसिस होता है, और उनसे कौन कौन सी स्टेज आती है और कौन कौन से तुम्हारा मटेरियल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट ऑयल सेल। अब ऑयल सेल के बारे में पढ़ते हैं। ऑयल सेल ना वो वो रोक होती है ना जो सिर्फ ना कैरोजन कंटेन करती है। ऐसा होता है कि ना कि ऑयल सेल तुम्हारा कैरोजन बन गया रोक में, और कैरोजन बनने के बाद ना उस वो रोक ना का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि उसका बरियल नहीं हुआ, वो ज़्यादा डीपर जाके उसका बरियल हुआ नहीं। और होने के बाद ना वो सिर्फ ना कैरोजन तक ही लिमिटेड रह गया। अब ऐसी रोग अपन आज के टाइम पे अपने को ना एक्सपोज हुई है, और उनमें ना कैरोजन होता है। तो कैरो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है, क्योंकि आफ्टर कुकिंग ऑफ कैरोजन ऑयल एंड गैस फॉर्म्ड। अपन क्या करते हैं, ऑयल और जो गैस जो सॉरी जो ऑयल ऑयल सेल होती है ना, उसका एक्सकेवेशन करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद ना आर्टिफिशियल कुकिंग देते हैं उसको। ये आर्टिफिशियल कुकिंग ना अपन उसको एक्सपोज करके माइनिंग से ऊपर ला सकते हैं ऑयल सेल को, या फिर नीचे से ही थर्मल हीटर या फिर सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर से अपन रॉक को गर्म करके ऑयल ऑयल निकाल सकते हैं। इस टाइप की जो रॉक हो गई उनको ऑयल सेल बोलते हैं तुम्हारे। तो ऑयल विंडो ऐसा टेम्परेचर जिसमें ना पहला ऑयल का ड्रॉप तुम्हारा फॉर्म होगा। ठीक है। अब सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स के बारे में देखते हैं। देखो अपन ने ना सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स तीन टाइप के होते हैं मेनली। तो पहला टाइप होता है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल, जिसको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल और टेरेस्ट्रियल जो तुम्हारे ना वो लैंड से रिलेटेड है, कि तुम्हारे ना लैंड लैंड के जितने भी जो एनवायरनमेंट हो गए, जैसे तुम्हारा लेक हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर जो ग्लेशियर से रिलेटेड होगा वो हो गया। ठीक है। और जो डेजर्ट डेजर्ट से रिलेटेड जितने भी एनवायरनमेंट होंगे तुम्हारे, वो तुम्हारे कॉन्टिनेंटल और टेरेस्ट्रियल में आएंगे। नेक्स्ट तुम्हारा आता है ट्रांजिशनल टू द सैलो मरीन। अब ये हो गया तुम्हारा ना जो मरीन एनवायरनमेंट है, इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं। जो तुम्हारी जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होती है, स्लोप होती है, बीचेज होते हैं, इन सब में ना कुछ ये मिक्स हो सकता है तुम्हारे। इसमें ना मरीन के सेडिमेंट्स भी आ सकते हैं, और लैंड से जो जो पार्टिकल्स ड्राइव होके तुम्हारे आते हैं उनका डिपोजिशन या फिर वेजिटेशन, दोनों ही। यहाँ पे जब एनवायरनमेंट की अपन जब बात करेंगे ना,
तो सेडिमेंट और वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों की बात करते हैं, तो वो भी तुम्हारा आ सकता है। और इसका एग्जांपल तो तुम्हारा हो गया, एग्जांपल में ना तुम्हारे कौन कौन से एनवायरनमेंट्स आ सकते हैं। तुम्हारा ना डेल्टा आ सकता है कि डेल्टा वो प्लेस होता है जहाँ पे तुम्हारी रिवर ना ओशियन में या फिर सी में आके मिलती है, तो एक डेल्टा टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन ना, सॉरी, एनवायरनमेंट को अपन डेल्टिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। बीचेस बीचेस तुमने सबने मतलब कि सबने देखे नहीं होंगे, लेकिन सुना होगा बीचेस क्या होते हैं। जो ओशियन के जो शोर लाइन पे जो लैंड और जो ओशियन को सेपरेट करते हैं, वो लैंड को अपन बोलते हैं बीचेज। तो बैरियर आइसलैंड, कुछ मतलब कि बीचेज के साइड में ही कुछ बैरियर्स बन जाते हैं, जिनको बैरियर्स आइसलैंड बोलते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ना क्लास्टिक सेल्फ, कार्बोनेट सेल्फ और प्लेटफॉर्म। तो नेक्स्ट तुम्हारा आता है डीप मरीन। डीप मरीन में भी वो डीप मरीन के एग्जांपल आगे देखते हैं, डीप मरीन का एग्जांपल क्या होता है। देखो, कॉन्टिनेंटल और टेरेस्ट्रियल के एनवायरनमेंट मैंने तुम्हें बताया है कि जो तुम्हारे जो फ्लूवियल और एलुवियल जो हो गए तुम्हारे, देखो वो हो गया तुम्हारा रिवर। रिवर से जो रिलेटेड हो गया तुम्हारा ये फ्लूवियल और एलुवियल एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको। और लकोस्ट्रीन एनवायरनमेंट बोलते हैं तुम्हारे लेक से रिलेटेड। और ये प्लूडल, प्लूडल का मतलब हो गया दलदली, जो मार्शी जो इलाका हो गया। कोई भी इलाका, जैसे अपन ने कोल का फॉर्मेशन पढ़ा था कि जो स्वाम्प्स में होता है ना, मार्स और स्वाम्प से मतलब एक रिलेटेड एग्जाम्पल इसका मान सकते हो, क्योंकि जैसे मार्स आएगा, मार्स के जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट आएगा वो तुम्हारा होता है स्वाम्प। तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है तुम्हारा इओलियन। इओलियन होता है तुम्हारा डेजर्ट से रिलेटेड। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्लेशियल। ग्लेशियल का मतलब होगा तुम्हारे जो जितने भी ग्लेशियर हो गए उनसे रिलेटेड एनवायरनमेंट। तो और ट्रांजिशनल टू सैलो मरीन में तुम्हारा डेल्टाज, बीचेस, बैरियर आइसलैंड, क्लास्टिक सेल्फ और कार्बोनेट सेल्फ और प्लेटफॉर्म। अपन ने रीफ के बारे में पढ़ा था। जो क्लास्टिक सेल्फ हो गई और जो कार्बोनेट सेल्स हो गई और प्लेटफॉर्म हो गई ना, वो जहाँ पे रीफ का डिपोजिशन होता है वही एनवायरनमेंट अपना ना कार्बोनेट सेल्स और क्लास्टिक सेल्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना होता है कि इसमें कार्बोनेट मिनरल्स का डिपोजिशन होता है और इसमें क्लास्टिक जो सेडिमेंट्स होते हैं तुम्हारे, जैसे सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, पेबल्स, इन सब का डिपोजिशन होता है तुम्हारा। तो तुम्हारे डीप मरीन में ना सिर्फ तुम्हारे आते हैं पेलोजिक और तुम्हारे टर्बिडिटीज। ये दो ही एग्जांपल है। डीप मरीन जो एनवायरनमेंट होता है, डीप मरीन एनवायरनमेंट के एग्जांपल अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये एक तुम्हारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट में तुम्हें क्या करना है कि देखो सेडिमेंट्स क्या क्या होते हैं और सेडिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मतलब कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं उनको। एक तो उनके ना साइज के बेस पे करते हैं, जिसमें ना ग्रेवल्स, पेबल्स, बोल्डर्स, सैंड, क्ले, ये सब आते हैं। इनके साइज के साथ इनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक सेडिमेंट्स। नॉन प्लास्टिक होते हैं तुम्हारे केमिकल और बायोकेमिकल सेडिमेंट्स। ओके, ये मरीन सेडिमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना नीट्रिक, पैलिजिक और टेरिजेनियस, बायोजेनियस और हाइड्रोजेनियस और कोस्मोजेनियस। कोस्मोजेनियस जो उल्कापिंड वगैरह गिरते हैं उनसे जो सेडिमेंट्स आते हैं वो सब। और कार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट, स्केलेटल, नॉन स्केलेटल एंड टर्बिडिटीज, ये सब मैंने ना पढ़ा दिए हैं। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं और सेडिमेंट्स का ये पूरा ये कीवर्ड्स दे दिए मैंने तुम्हें। इनके क्लासिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन तुम्हें करने हैं। देखो ये तुम्हारे सारे एनवायरनमेंट है, एक जगह ही है कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट से कहाँ से डिपोजिशन होके आ रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो ये जो डीप मरीन वाटर तुम देख रहे हो ना, इस प्लेन को ना बोलते हैं एबेसल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा वो टर्बिडिटीज और पैलिजिक पैलिजिक में तुम्हारा आएगा। तो और एओलियन जो तुम्हारा हो गया, ये आता है तुम्हारा
मतलब कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय द विंड, जो विंड के एक्शन से जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, और विंड के एक्शन से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तुम्हारे सिर्फ सिर्फ डेजर्ट में। तो ग्लेशियर, देखो सबसे पहले ना ये एलुवियल से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा क्या होता है। देखो ये होता है तुम्हारे एलुवियल फैन। वैसे ही तुम्हारी जो नदी बनती है यहाँ से, देखो यहाँ से जितने भी वाटर बॉडीज, कोई भी स्ट्रीम अगर आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई अगर वाटर स्ट्रीम आती है तो एक ट्रायंगल शेप्ड ना, ट्रायंगल शेप्ड तुम्हारे ना सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। और ये ट्रायंगल शेप डिपोजिशन किससे मिलकर बना होता है, इसमें ना ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होते हैं, और स्मॉलर पीसेस होते हैं सेडिमेंट्स। तो स्लिट और द सेडिमेंट्स इज द एलुवियम। एलुवियम, जो स्लिट साइज जो पार्टिकल होते हैं उनको एलुवियम कहते हैं अपन। ये कहाँ कहाँ बनते हैं, जहाँ पे ना फ्लोइंग वाटर इंटरेक्ट करता है माउंटेन से, हिल से, और स्टीप वॉल से, ठीक है। तो ये रेन वाटर भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, कोई पावरफुल रिवर भी हो सकती है, कोई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम तुम्हारी हो सकती है। तो एलुवियल जो फैन हो गए तुम्हारे, देखो ये ट्रायंगल शेप तुम्हारा फॉर्म फॉर्म हो गया, यहाँ से कोई वाटर बॉडी आई और यहाँ पे तुम्हारे सिल्ट, स्ले और सिल्ट और क्या बोलते हैं, सैंड, ग्रेवल्स, जितने भी जो पार्टिकल है इनका डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा एलुवियल फैन है, और ये तो थोड़ा छोटा एलुवियल फैन है तुम्हारा। तो नेक्स्ट तुम्हारा आता है रिवर्स। देखो ये तुम्हारे जो ग्लेशियर का मतलब तो तुम्हें पता होगा ना, कि मतलब कि बहुत बड़ा, जिसमें ना बहुत ज्यादा बर्फ होती है, बर्फ की लेयर्स होती है। यहाँ से तुम्हारी वाटर बॉडीज बनती हैं, जैसे ही वाटर बॉडीज बनती हैं तो कुछ सेडिमेंट्स यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आएंगे इनके साथ साथ, और उनका अगर डिपोजिशन होता है तो उस एनवायरनमेंट को अपन ग्लेशियल एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे ही ये वाटर बॉडीज मिलकर एक रिवर बनाती हैं, तो अगर रिवर से यहाँ, रिवर के चैनल में अगर डिपॉजिट हो रहा है, या फिर रिवर्स के बार में अगर डिपोजिशन हो रहा है, तो फ्लूवियल एनवायरनमेंट होता है। जैसे ये रिवर आगे बढ़ती है और सी में ना एंटर होती है, तो एक डेल्टिक मतलब डेल्टिक फॉर्मेशन ज्योमेट्री बनाती है, उसको ना अपन डेल्टिक फॉर्मेशन बोलते हैं। और ऐसे ही इवेपोरेट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, ये सेमी अरिड और अरिड एनवायरनमेंट में बनती है। यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इनपुट ऑफ वाटर का इनपुट ऑफ रेट ऑफ इनपुट वाटर कम होती है। ऐसे ही लेपेस्ट्रीन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि तुम्हारा ये ना स्टेबल एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ पे ना इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कोई एक छोटा है चैनल, तुम देख सकते हैं छोटा है चैनल आ रहा है लेक वाटर में, और 60% जो लेक होती है वो फ्रेश वाटर होती है, और जो 40% बच गई तुम्हारी वो सलाइन वाटर की होती है। लगून्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि लगून्स वो एनवायरनमेंट होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होते हैं। ये भी मतलब कि स्लाइन भी हो सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। बीचेस, तुम्हें पता ही बीचेस क्या होते हैं। और एलोलियन जो तुम्हारे हो गए, इओलियन जो तुम्हारे हो गए, जो जो सेडिमेंट्स विंड से ना डिपॉजिट हुए हुए होते हैं, और ये सिर्फ डेजर्ट में होता है। तो एक ही एग्जांपल इसका है। तो डीप मरीन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे ये रिवर्स तुम्हारी यहाँ पे आके मिल के, जैसे ये रिवर्स तुम्हारी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है डेल्टिक एनवायरनमेंट में, कुछ सिल्ट साइज जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आगे तक ट्रेवल करके आते हैं और यहाँ पे डिपोजिशन इनका हो जाता है। और एक दूसरा मैकेनिज्म हो रहा है, दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि जी ये तुम्हारा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप पे कभी कभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो रखे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो रखे हैं, वो बहकर इस प्लेन में आ जाते हैं, ओपन सी के प्लेन में आ जाते हैं। इस प्लेन को अबेसल प्लेन बोलते हैं। तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया सभी टाइप के एनवायरनमेंट के लिए। अब एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट की स्टडी कैसे होती है, ये देखो। सेडिमेंट्री फेसिस, फेसिस क्या होते हैं सेडिमेंट्री? सेडिमेंट्री रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
उसके सम को अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री फेसिस। और ये फेसिस किससे रिलेटेड होती हैं? जितने भी कंडीशन होगी तुम्हारी सेडिमेंटेशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि सेडिमेंट्री प्रोसेस में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं तुम्हारे, जिसमें ना वेदरिंग भी प्रोसेस हो गया तुम्हारा, इरोजन भी प्रोसेस हो गया, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, लिथिफिकेशन, कंपैक्शन, ऑल द प्रोसेस। इन सब प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन फेसिस बोलते हैं। और फेसिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड आएगा? तुम्हारा डायमेंशन आएगा इंक्लूड। सेकंड तुम्हारा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर आएगा। ग्रेन ग्रेन का टाइप कैसा है, साइज कैसा है, उनका कलर कैसा है। कंटेन उसका बायोजेनिक है कि ऑर्थोजेनिक है। बायोजेनिक का मतलब इसमें मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल तुम्हारा कंटेन करता है कि नहीं करता है। ऐसे ही देखो, अब एग्जांपल दे रहेगा तुम्हारे रेड माइकासियस सैंडस्टोन। तो माइकासियस सैंडस्टोन होता है ना, एक जो अपने जितने भी सैंडस्टोन होते हैं वो ग्रे सैंडस्टोन होते हैं, लेकिन ये रेड है। और रेड क्यों है? क्योंकि इसमें ना माइका काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इसकी वजह से इसका कलर चेंज होकर रेड हो गया है। अब ये इंडिकेट करता है, रेड माइकेसियस जो सैंडस्टोन है वो अपने को इंडिकेट करता है कि ऐसा फॉर्मेशन, ऐसा सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट रहा होगा जहाँ पे माइका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहा होगा। तो ऐसे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सेडिमेंट्री फेसिस से कि एनवायरनमेंट किस टाइप का रहा था। तो सेडिमेंट जो फेसिस होते हैं, तो फेसिस के टाइप होते हैं। जो लिथोफेसिस होते हैं ना, वो रोग की करेक्टरिस्टिक्स को रेफर करते हैं जो ना फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के प्रोडक्ट हों। जैसे और फिजिकल केमिकल प्रोसेस तुम्हारे, जैसे केमिकल प्रोसेस में ना लाइमस्टोन का प्रिसिपिटेशन, डायजेनेसिस के अंदर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ग्रेन बन रहा है या फिर सीमेंटेशन मटेरियल बन रहे हैं, ये सब ना तुम्हारे लिथोफेसिस में आते हैं। फिजिकल में तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, लिथिफिकेशन, कंपैक्शन और इरोजन, वेदरिंग, ये सब प्रोसेस तुम्हारे फिजिकल में आएंगे। बायोफेसिस में क्या होता है कि तुम्हारे जो फौना और फ्लोरा जितने भी प्रेजेंट होते हैं, फौना और फ्लोरा का मतलब हो गया तुम्हारे जितने भी वेजिटेशन हो गई, एंशियंट टाइम की जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए तुम्हारे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल हो गया, ठीक है, वो सब ना फौना और फ्लोरा में आएंगे, तुम्हारे बायोफेसिस में काउंट होते हैं। और आइकोनोफेसिस में तुम्हारे फॉसिल ट्रेसेस, और फॉसिल ट्रेसेस मेनली कार्बोनेट रॉक्स में मिलते हैं। तो फॉसिल्स के बारे में बताया था, फॉसिल्स ट्रेसेस ऑफ द रिमेन प्लांट और एनिमल, जिनके अलग प्लांट और जो एनिमल होते हैं उनके ट्रेसेस होते हैं। सो तो तुम्हारे जो पैकस्टोन होता है, पैकस्टोन जब क्लासिफिकेशन बताया था कार्बोनेट रॉक का, तो पैकस्टोन एक कार्बोनेट रॉक होती है जो ग्रे कलर की होती है और बायोप्लास्टिक, मतलब उसमें ना बायोफेसिस भी होती हैं और लिथोफेसिस भी होती हैं। तो कार्बोनेट रॉक में ना अपने को फॉसिल भी मिलेगा, लिथोफेसिस भी मिलेगा और बायोफेसिस भी मिलेगा। तो फेसिस के 3 टाइप होते हैं। तो फेसिस एनालिसिस, अपन ने सेडिमेंट्री फेसिस पढ़ लिया। सेडिमेंट्री फेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक हो गई जो रिलेटेड होती है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। अब फेसिस एनालिसिस हो गया तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रेटा। रॉक की जो स्ट्रेटा हो गई उसका इंटरप्रिटेशन तुम कैसे करते हो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट के टर्म में। एज ए डिपोजिशनल एनवायरनमेंट टर्म का मतलब तुम्हारा ये हो गया कि किस टाइप का एनवायरनमेंट एंशिएंट टाइम में रहा होगा, उसका कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा, कौन सा पर्टिकुलर टाइप का तुम्हारा सेडिमेंट्स वहां पे डिपोजिट हुआ होगा। सो लिथोफेसिस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारा, वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, मतलब कि प्रेजेंट टाइम पे उस समय में कि सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के टाइम में केमिकल और जो फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है उनको बताता है। और बायोफेसिस और लिथोफेसिस इंफॉर्मेशन बताते हैं तुम्हारे उस टाइम के बारे में, वहाँ का इकोलॉजी कैसी रहेगी। इकोलॉजी रिलेटेड तुम्हारी प्लांट्स और एनिमल से हो गया कि वहाँ पे किस टाइप की इकोलॉजी थी। सो ये अपने को बता, अपन एनवायरनमेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फेसिस एनालिसिस की मदद से। अब इसका एग्जांपल दे रखा है, हर्मेटिपिक जो तुम्हारी कोरल होती है। देखो कोरल्स के बारे में बताया था कि मैंने, कोरल्स क्या होती हैं।
कोरल्स ना इस शैलो, क्लीन और वार्म वाटर में ही ना प्रेजेंट होती हैं। अगर आज के टाइम में किसी रॉक में ना कोरल के अगर ट्रेसेस मिलते हैं, तो ये एस्टिमेशन लगाया जाता है कि उस टाइम का जो एनवायरनमेंट रहा होगा वो क्लियर और वार्म और सी वाटर शैलो रहा होगा तुम्हारा। लेकिन इंटरप्रिटेशन इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जो क्रॉस बेडेड सैंडस्टोन है तुम्हारा, वो ना तुम्हारा रिवर्स में भी फॉर्म हो सकता है, डेल्टा एनवायरनमेंट में भी बन सकता है, लेक में भी बन सकता है, बीचेज में बन सकता है, शैलो सी में बन सकता है। तो जो तुम्हारे जो फेसिस एनालिसिस है ना उसको काफ़ी डीप में करते हैं, ये जियोलॉजी की एक अलग ब्रांच हो जाती है। तो इतना डीप में नहीं जाना तुम्हें। तो डिपोजिशनल सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स, सेडिमेंट्री डिपोजिशनल जो एनवायरनमेंट होते हैं तुम्हारे, वो क्या, एक पर्टिकुलर टाइप का जो सेडिमेंट होगा उसके डिपोजिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होंगे, प्रोसेस के बारे में मैंने बताया था, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, उन सब के कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन सेडिमेंट्री डिपोजिशनल एनवायरनमेंट, जो सेडिमेंट्री डिपोजिशनल एनवायरनमेंट होते हैं उसकी डेफिनेशन वो ये होती है कि इसमें ना अपन एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का जो सेडिमेंट होगा उसके जितने भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे उनका कॉम्बिनेशन। तो ये अर्थ सरफेस का एक पार्ट है, ठीक है। आज के टाइम पे जो अर्थ सरफेस है वो पहले के टाइम पे सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट रह चुकी है। इस एक नंबर इसको कई टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ना, एनवायरनमेंट ऑफ द इरोजन, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ ना इरोजन इरोजन रहता है। ये ना कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट्स में आते हैं। तुमने ये देखा होगा, देखो यहाँ से ना कोई भी रिवर आ रही है, तुम्हारा ग्लेशियर आ रहा है, कोई भी वाटर बॉडीज आ रही है ना, तो सेडिमेंट्स का इरोजन होता है, या जो प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इरोजन होगा। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट हो गए, ये तुम्हारे ना इरोजन एनवायरनमेंट होंगे। ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे ना ना तो डिपोजिशन होता है और ना इरोजन होता है, ऐसे एनवायरनमेंट का एग्जांपल होता है तुम्हारा डेजर्ट्स। और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ डिपोजिशन होता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं तुम्हारे जो बीचेज वाले जो एनवायरनमेंट होते हैं ना, वहाँ पे डिपोजिशन होता है। आज के टाइम पे शोर लाइन जो ओपन मरीन सेटिंग्स होगी वहाँ पे डिपोजिशन होता है। ये तुम्हारे एनवायरनमेंट है, इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। लगून, बीचेस, डेल्टिक, लकोस्ट्रीन, एवोपराइट्स, ग्लेशियल, एलुवियल, ये सब एनवायरनमेंट है। बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने एनवायरनमेंट्स का बता ही दिया था। ये भी सेम है और ये भी सेम है तुम्हारा, ठीक है। एलुवियल फैन, ट्रायंगल शेप का जो स्ट्रक्चर होगा, सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होगा। देखो, इस जो एलुवियल जो फैन हो गया तुम्हारा, इस फैन में तुम्हारा सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल्स, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं। सिर्फ प्लास्टिक मैटर मैटर ही नहीं, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं। तो एलुवियल फैन इस टाइप के होते हैं, ठीक है। रिवर्स, तो मैं रिवर्स सबने देखी होगी, ठीक है। रिवर्स में ना एक तो चैनल वाली रिवर्स होती है जो बिल्कुल मतलब उनके बीच में ना कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे टाइप के जो रिवर्स होती है उनको ब्रेडेड रिवर्स बोलते हैं। उनमें ना एक बार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इन्हीं ये बार लाइक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जब जैसे ही रिवर में पानी कम होता है, फ्लो कम होता है ना, तो इनका फॉर्मेशन होता है और जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये ब्रेडेड रिवर होती है और यहीं पे ना सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। एक तो इनमें बार्स में डिपोजिशन होता है। एक तुम्हारे अगर रिवर में फ्लड आ गई तुम्हारी, तो फ्लड आएगी तो जो फ्लड प्लेन हो गया तुम्हारा, यहाँ से लेके जहाँ जहाँ तक फ्लड वाटर तुम्हारा जाएगा, वहाँ सब डिपोजिट हो जाएगा। तुम्हारा ओवर बैंक पे रिवर का जितने भी तुम्हारे बैंक है ना, वहाँ पे तुम्हारा डिपोजिशन हो सकता है। चैनल के अंदर का मतलब ये होगा, जो रिवर का जो फ्लोर हो गया तुम्हारा, फ्लोर के अंदर है ना सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो सकता है। और लेक्स, तो ये लेक्स का एग्जांपल है कि लेक्स में क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है और क्या रेट ऑफ इनपुट वाटर कम होता है। सो मियंडरिंग ऑफ द रिवर्स, मियंडरिंग का मतलब ये होता है कि तुमने ये ना स्नैक टाइप की जो स्ट्रक्चर तुमने देख रखे होंगे ना, इसको मियंडरिंग बोलते हैं। और
रिवर अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, ये मीएंडरिंग शिफ्ट होती रहती है। ये कुछ टाइम के बाद, कुछ मतलब कुछ 100 सालों, 150 सालों, 200 सालों के बाद ना, ये इस टाइप मतलब कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, और ये कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और कुछ उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इनको मीएंडरिंग ऑफ रिवर्स बोलते हैं तुम्हारे। लगून्स बताया था, सेमी अरिड एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तुम्हारा। ये लगून्स का एग्जांपल है। स्वाम्प, कोल के फॉर्मेशन में बताया था कि स्वाम्प्स, जो मैनग्रोव स्वाम्प्स है, दलदली इलाके, ठीक है, वहाँ पे ना जो वेजिटेशन होगा तुम्हारा, उसके डिपोजिशन से कोल का फॉर्मेशन भी हो सकता है और ऑयल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये एनवायरनमेंट भी तुम्हारे ऑयल के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एओलियन तुम्हारे जो एनवायरनमेंट हो गए वो ना डेजर्ट से रिलेटेड है। विंड पार्टी, सो विंड क्या करेगी, सेडिमेंट्स को एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देगी, और इस टाइप के जो तुम्हारे जो फॉर्मेशंस बनेंगे इनके ऊपर फिर से डिपोजिशन हो जाएगा। तो एओलियंस एनवायरनमेंट इनको बोला जाएगा। सो रीफ, रीफ के बारे में मैंने तुम्हें डिटेल से बताया था। ये इस टाइप की रीफ होती है, एक रीफ जब मरती है उसके ऊपर तुम्हारी दूसरी रीफ आ जाती है। सो डेल्टिक एनवायरनमेंट, जब भी तुम्हें रिवर्स, ये रिवर है, रिवर आके तुम्हारे ओपन सी में आ रही है, यहाँ पे ये डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर बन गया। तो जैसे ही रिवर आती है, तो रिवर क्या होती है, उसकी वेलोसिटी ना जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में वो बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी जब कम होती है ना, तो तुम्हारे जो सेडिमेंट्स है ना वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे, और तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा तुम्हारा डेल्टिक एनवायरनमेंट होगा। ऐसे टाइप का ये तुम्हारा देखो यहाँ पे डेल्टा बन गया। तो बीचेस देखो, ये जो तुम्हारे है, ये हाई टाइड शोर लाइन है, ये लो टाइड शोर लाइन है। यहाँ से लेकर तुम्हारा, और लैंड से लेकर और तुम्हारे यहाँ तक जो एरिया है ना, ये बीच कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहाँ पे ना डिपोजिशन तुम्हारा हो सकता है। और यहाँ पे कौन कौन सा डिपोजिशन हो सकता है, मेनली अगर वाटर वार्म है और क्लीन और सैलो तो है ही, अगर वार्म वाटर है तो वार्म वाटर में ना कोरल्स बनेंगी तुम्हारी, और वहां पे तुम्हारे कार्बोनेट्स का डिपोजिशन होगा। अगर वाटर ज्यादा कोल्ड है तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा वो प्लास्टिक रॉक का होगा, और प्लास्टिक जो सेडिमेंट्स होते हैं वो तुम्हारे सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल्स, पेबल्स, ये सब तुम्हारे आते हैं इसमें। ये तुम्हारा बीच हो गया। ऐसे तुम्हारी जो वेव्स आएगी, तो वेव्स जैसे सेडिमेंट्स को लेके आएगी, तुम्हारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन इस टाइप पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है, और तुम्हारे बीचेस का फॉर्मेशन होता है। सो देखो, बैरियर आइसलैंड क्या होते हैं, ये तुम्हारा ना ऐसे ना कोई बैरियर्स टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं, एक तो इनका विंड सॉरी एक तो विंड के इफेक्ट से और एक वेव के इफेक्ट से, दोनों के इफेक्ट से ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये सीरीज ऑफ द स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर तुम्हारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, ऐसे ना वन बाई वन ये दर्जनों हो सकते हैं तुम्हारे। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे जो डिपोजिशन होंगे, तो डिप इसमें ना दो नेचुरल एजेंसीज काम आती है, एक तो विंड और दूसरी वेव्स। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को अपन बैरियर आइसलैंड बोलते हैं, बैरियर आइसलैंड। एक इम्पोर्टेंट चीज है, इस वाले एरिया को ना कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया तुम्हारा, और यहाँ तक, और ये जो नीचे वाला जो यहाँ तक प्लेन तक, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और ये जो ओशियन का जो प्लेन हो गया ना, इसको बोलते हैं अबेसल प्लेन। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, इन तीनों को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी ना तुम्हारा कोल्ड वाटर होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो सैंडस्टोन, सिल्ट, सेल, यहाँ पे क्ले स्टोन, सेल, यहाँ पे सेल,
ये सब बनेगा। लेकिन जब भी तुम्हारा वार्म वाटर होगा तो तुम पे यहाँ पे कोरल्स बनेंगी और लाइमस्टोन का डिपॉजिट होगा। तो जो क्लास्टिक सेल्फ और जो कार्बोनेट सेल्फ और प्लेटफॉर्म जो तुम्हारे हैं, वो इस टाइप के एनवायरनमेंट में बनते हैं। और ये सैलो मरीन, ट्रांजिशनल और मिक्स्ड एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। सो तुम्हारे जो नेक्स्ट डीप मरीन एनवायरनमेंट में तुम्हारा आता है पैलियोजिक और टर्बिडिटीज। देखो उन सब का डिपोजिशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे इन सब का डिपोजिशन कैसे होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो तुम्हारे सेडिमेंट्स है ना, वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं। कुछ मरीन सेडिमेंट्स, जब तुम मरीन सेडिमेंट्स पढ़ोगे ना, तो कुछ सेडिमेंट्स होते हैं मरीन सेडिमेंट्स, उनका डिपोजिशन यहाँ पे होता है। तो उसकी वजह से तुम्हारी ये टर्बिडिटीज और पेलेजिक जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, उन सब का फॉर्मेशन होता है। सो ये वही है तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारी वाटर बॉडीज आएंगी, कुछ सेडिमेंट्स को सिल्ट साइज जो बहुत ही फाइन पार्टिकल उनका डिपोजिशन करेंगी, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे डीप मरीन एनवायरनमेंट में तुम्हारा डिपोजिशन होगा। तो यही था आज की क्लास में। कल से अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन सब एनवायरनमेंट्स को। यहाँ तक कोई दिक्कत थी किसी को तो पूछ सकता है। तो ये असाइनमेंट ना मंडे तक सबमिट करवा देना सब। तो असाइनमेंट के बारे में एक बार दोबारा देख लो। तुम्हें सेडिमेंट्स के बारे में बताना है और उन सब का क्लासिफिकेशन करना है कि साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक सेडिमेंट्स क्या होते हैं। नॉन प्लास्टिक में तुम्हारे केमिकल और बायोकेमिकल सेडिमेंट्स आते हैं। मरीन सेडिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। पैलेजिक और निट्रिक क्या होता है, टेरिजेनियस और बायोजेनिसिस और हाइड्रोजेनिसिस, ये कॉस्मोजेनिसिस, ये क्या होते हैं। और इन सब के बारे में एक कॉपी पे लिखना, पीडीएफ बनाना, और गूगल क्लासरूम का मैं तुम्हें कोड दूंगा, उस पर अपलोड कर देना अपना असाइनमेंट मंडे तक। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, दानिश। प्रेजेंट सर। ओके, लोकेंद्र। प्रेजेंट सर। प्राची। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अवदेश अली। प्रेजेंट सर। रौनक जांगिड़। प्रेजेंट सर। विकास जाखड़। यस सर। विवेक ढाका। नहीं है विवेक ढाका। गोपाल। प्रेजेंट सर। सर रौनक जांगिड़। यशदीप सिंह। प्रेजेंट सर। महिपाल सिंह। नहीं है महिपाल सिंह। ओके, महिपाल सिंह एब्सेंट है। राहुल चौहान, ये भी एब्सेंट है, लेफ्ट कर गया। प्रेजेंट सर। राहुल चौहान है, ओके, प्रेजेंट। दिलीप चौधरी। प्रेजेंट सर। यश गहलोत। प्रेजेंट सर। पृथ्वी सिंह। प्रेजेंट सर। टागाराम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जिनीश मेहता। प्रेजेंट सर। सुरेंद्र सिंह। प्रेजेंट सर। भगवती। प्रेजेंट सर। नारायण। प्रदीप सिंह चारण। सर महिपाल सिंह। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रदीप सिंह। प्रेजेंट सर।
ओके। नारायण कुमार, नारायण नहीं है। ओके, नारायण एब्सेंट है। और मई महिपाल महिपाल सिंह, प्रेजेंट सर। पहले अटेंडेंस ली थी तब कहाँ थे भाई तुम? सर वो नेटवर्क की वजह से वॉइस लैग कर रही थी, पता ही नहीं चला किसके बोल रहे हो सर। ठीक है, ओके। बाकी विवेक ढाका नहीं है। विवेक ढाका और नारायण कुमार नहीं है आज की क्लास में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो कल पूछ सकता है। कल की डाउट क्लास रहेगी और मंडे को तुम्हारी ना थर्मोडायनेमिक्स की क्लास लूंगा मैं। ठीक है, सबको वैसे इन्फॉर्म कर देना और मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा सबको। ठीक है, जा सकते हो तुम। सर मेरी लग गई अटेंडेंस, रौनक जाएंगे। रौनक जहांगीर, हाँ तेरी लग गई अटेंडेंस।